न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ और बात शिक्षकों की करते हैं। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि इसी साल जनवरी में, लेकिन अब इसके परीक्षा परिणाम पर रोक लग गई है। 21 जनवरी तक रोक लग गई है। 69,000 सहायक शिक्षकों से जुड़ा ये मामला है। जो एग्जाम लिए गए थे 6 जनवरी को, 21 जनवरी तक अब इसके परिणाम पर रोक हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। और इसी के साथ सख्त शब्दों में हाईकोर्ट ने कहा है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी दिलचस्पी ही नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में। वो चाहते ही नहीं है कि ये प्रक्रिया संपन्न हो और सहायक शिक्षक मिल सके प्रदेश को। कई गड़बड़ियों की बात हाईकोर्ट से, और अब 21 जनवरी जो कि मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट की ओर से रोक। और साथ ही ये भी कहना है कि अगर इन शिक्षकों के बारे में, अगर इन हजारों लोगों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में चिंता ना होती तो हाईकोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देता। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षा मित्र एक बार फिर राजधानी लखनऊ में जुट गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए हजारों शिक्षा मित्र इस समय मौजूद हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका समायोजन रद्द होने के बाद जो भी सरकार से उन्हें आश्वासन दिया गया था उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इनकी स्थायी नियुक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले। जो एक उच्च पावर की कमेटी, हाई पावर एक कमेटी बनाई थी सरकार ने इनके मामले के निस्तारण को लेकर, उसके ये लोग मांग कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। हम यहाँ पर शिक्षा मित्रों से भी बात करेंगे और वो बताएं कि आखिर उनकी अब और क्या क्या मांगे हैं, वो आखिर सरकार से क्या उम्मीद करती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र आज मौजूद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, वो तो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है, वो लोग अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या चाहते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं उमा देवी। उमा जी, ये बताइएगा कि क्या प्रमुख मांग है आप लोग की? 2017 में समायोजन रद्द हुआ था, उसके बाद कई बार धरना प्रदर्शन हुए, कई बार आप लोग की सरकार से वार्ता हुई, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, अब क्या मांग है आप लोग की? जो हाई पावर कमेटी में निर्णायक मोड़ के लिए हमारे लिए जो सुहागिन बहनें विधवा बनी, उस दिन उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके घरों में खुशियों का दीपक दीपावली तक जलेगा। और मैंने एकमात्र मांग की थी अनुसूची 9। अनुसूची 9 के अंतर्गत मैंने कहा था कि आप माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन की बात करते हैं, आप अनुपालन भी कर लेंगे, विपक्षी हमें पुनः कोर्ट में चुनौती भी नहीं देगा और हमारा सम्मान पुनः उसी पद पे बरकरार हो जाएगा। मात्र यही, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, तो इन्हें कहीं भी समझौता किसी से नहीं करना था, स्वयं इन्हें देना था। लेकिन इन्होंने हमेशा ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया, ना घोषणा पत्र पूरा किया, ना प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात पूरी की, ना मुख्यमंत्री जी ने पूरी की, ना उप मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने अपना बात पूरा नहीं किया। वादा खिलाफी हमेशा किए। आज 18 मई से अनवरत मैं इको गार्डन में धरना दे रही हूँ। अब आंदोलनरत पूरे 75 जनपद के लोग हैं। पूरे विश्व से मुझे समर्थन मिला। अधिवक्ता समाज पहले नंबर पे, रेलवे मेंस दूसरे नंबर पे, ये दिव्यांग छात्र संघ तीसरे नंबर पे। आगे अगर अब आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन हुए, आश्वासन मिले, उसके बाद वो खत्म हुए। अब अगर मांग पूरी नहीं होती क्या होगा? आज शिक्षा मित्र मरने और मारने पे उतारू है। सीधी बात, बीजेपी सरकार वैसे भी मार रही है। 1000 लाशें हमारे घर में उठी है, तो इसी को गार्डन में सब मरे। तो एक तरफ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर 21 जनवरी तक रोक, तो दूसरी तरफ शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लखनऊ में धरने पर बैठे हैं। सरकार के प्रति नाराजगी और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजीव, शिक्षा मित्रों में नाराजगी साफ दिख रही है, आक्रोश साफ दिख रहा है, लेकिन जो उनकी मांग है वो इतनी आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है सरकार के लिए। यकीनन जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा मित्र जो शिक्षक के रूप पे अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं, ये सरकार के लिए आसान नहीं है। कि हालांकि सरकार ने उनके समायोजन के लिए, एक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए खुद सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों को बुलाया था और उनकी मांगे सुनी थी और उसी के आधार पर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, जिसको सीएम योगी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन जैसा कि जो एक प्रावधान है कि जो
जो टीईटी पास करेगा वही शिक्षक बनेगा। ऐसे में शिक्षा मित्रों को इससे पहले ही जब उनको 25 जुलाई 2017 को कोर्ट के आदेश पर उनका समायोजन रद्द किया गया तो एक व्यवस्था की गई कि 2 चांस दिए जाएंगे और उनको जो नंबर आएगा उस पर भी दिया जाएगा। 2 चांस में टीईटी पास करना होगा और जो शिक्षा मित्र टीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे उनको शिक्षक के पद पर समायोजन दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कई शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हुआ और कई लोग ऐसे रहे जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। अब ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर उनका शिक्षक पद पर समायोजन करे। ऐसे में ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सरकार भी ये जानती है कि इनकी संख्या ज्यादा है, ऐसे में उनकी समस्याओं के निदान के लिए सरकार गंभीर है और खुद इसी के आधार पर जैसा कि इनकी समस्या थी कि जो इनके ट्रांसफर थे उसको सरल करते हुए सरकार ने जहां पर इनकी पोस्टिंग थी, जहां इनका गृह क्षेत्र है, जो इनका गांव है या जो इनकी दीपावली के दौरान मुलाकात हुई थी इन लोगों की सीएम से। इन्होंने मांग रखी थी कि इनके घर में दीपावली पर खुशियों का एक दिया जले। भरोसा सरकार की ओर से मिला। अब फिर से ये धरने पर बैठे हैं, फिर से वो मांग रख रहे हैं, अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं कि इन्हें समायोजित किया जाए। इसके लिए तो ये इतना आसान नहीं है। अब आगे अगर क्या कोई समय अवधि भी इन्होंने दी है, इनकी मांग तुरंत अगर मानी नहीं जाती है तो इनकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो शिक्षा मित्रों का राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनका कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर उनकी समस्या का जब तक समाधान नहीं करेगी, उनका शिक्षक पद पर समायोजन नहीं करेगी, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और लगातार ये आज की बात नहीं है, आज यह मौका है जब प्रदेश के बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले भी बीते कई वर्षों से शिक्षा मित्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है और उनकी जो मांग है वो भी कई मांगे जायज है, जिनको ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो सरकार द्वारा एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है उसके द्वारा उसका निदान किया जाएगा। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक उस हाई पावर कमेटी तो अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। निराशा साफ देखने को मिल रही है शिक्षकों के बीच, सहायक शिक्षा मित्रों के बीच। राजीव, रोकेंगे इस वक्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो शिक्षा मित्र एक बार फिर से धरने पर है, मांगे वही है कि उन्हें समायोजित किया जाए और जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरी की जाए उन बातों को। लेकिन फिलहाल आप देखना होगा कि आगे इस पर सरकार क्या रणनीति बनाती है, किस तरह से कदम उठाती है और इन्हें किस तरह का भरोसा, किस तरह के कदम आगे उठते हैं। अब जो बड़ी बात आज की है वो एक बार फिर राम मंदिर के मसले पर आते हैं। कुंभ में प्रयागराज में भैया जी जोशी ने राम मंदिर को लेकर जो तंज कसा, अब खुद अपने बयान से यू टर्न ले चुके हैं। वो पहले उन्होंने कहा था कि 2025 में राम मंदिर निर्माण होगा, तब विकास होगा, इसे तंज के रूप में लिया गया। लेकिन उसके बाद जब पत्रकारों ने भैया जी जोशी से इस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कहने का जो उद्देश्य था ये था कि अगर आज से भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है तो बनते बनते 2025 आ ही जाएंगे, 5 साल लग ही जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये था, सुनिए जरा। मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा। सर, क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ, बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर, आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए। अब सब 25 तारीख की डेट आ गई सर, और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा तो बन जाएगा सर, 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से ये बात कही जाएगी? मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक। हालांकि भैया जी जोशी पत्रकारों के ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने बचते रहे। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था प्रयागराज में कुंभ के दौरान, वो भी सुनिए। के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा।
तो राम मंदिर पर सुना आपने भैया जी जोशी का ये बयान। हालांकि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद में बीएचपी की प्रयागराज में कुंभ के दौरान होने वाली है। उससे पहले माहौल एक बार फिर से गर्म। अमिताभ जी, ये जो मसला आज देखने को मिला, भैया जी जोशी ने जिस तरह का, क्या वो उनका स्लिप ऑफ टंग था या वाकई कटाक्ष कर रहे थे? आज उन्होंने सॉफ्ट रुख अपनाया सरकार को लेकर। नहीं, देखिए, मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने बड़े पदाधिकारी, ये लोग वाचिक परंपरा में सिद्धस्त होते हैं। वाणी से इनका फिसलन नहीं दिखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या के मसले पर सरकार और संघ के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, और संघ को लग रहा है कि जो होना चाहिए था, जिस तत्परता से, जितनी शीघ्रता से, जिस समर्पण से, जिस निष्ठा से, वो नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री का वो साक्षात्कार आया ANI वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद सरकार ये देखेगी कि उसकी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, और फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। और न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति ये है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसा संघ मानता है। पिछली बार आपने देखा ही, 2 बार से 3 बार से 4 बार से वही हो रहा है। 1 मिनट 2 मिनट सुनवाई होती है और तारीख फिर बढ़ जाती है, तारीख पर। तो ऐसा संघ को कोई लगता है कि शायद वो जब समाज में जाता है तो वो उत्तर नहीं दे पाता। जब मुझसे एक संघ के बड़े पदाधिकारी ने बड़ी मार्मिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग भी सामाजिक जीवन में रहते हैं, हम लोगों से जब लोग मिलते हैं तो हमको बताते हैं कि SC/ST पर अध्यादेश आ सकता है और तमाम 3 तलाक पर अध्यादेश आ सकता है, तो राम मंदिर पर क्यों नहीं। तो ये कहें कि अब संघ की नाराजगी अब खुलकर दिखने लगी है। 2 मुद्दे थे, एक राम मंदिर और एक सीमा पर सैनिकों के शहीद होने को का भी जिक्र किया गया कि अगर हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, शायद हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तभी सीमा पर शहीद सैनिक हो रहे हैं। तो मतलब अब संघ खुलकर सरकार को संदेश। देखिए, कल सरसंघ चालक भागवत जी, उन्होंने कहा कि जब युद्ध काल नहीं हो और सीमा पर सैनिक मारे जाएं, तो ये मानना चाहिए कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी टिप्पणी है और कड़ी टिप्पणी है। संघ की चूंकि शाब्दिक जो शब्दावली है वो सॉफ्ट रहती है हमेशा, बहुत तीखी बयानबाजी में वो लोग यकीन नहीं रखते, लेकिन बात तो बड़ी कही। तो कल भागवत जी, आज भैया जी जोशी। हाँ, लेकिन एक सवाल और सर, आज फिर यूटर्न क्यों ले लिया उन्होंने? जो कहना था संघ को वो कह दिया, जिनके लिए कहा उन्होंने सुन लिया, उसका ताप महसूस कर लिया गया। मुझे लगता है फिर संघ को लगा कि ठीक है भाई, जहां संदेश जाना था चला गया, अब बाकी रार बढ़े, टकराव बढ़े, उससे बेहतर है बात को घुमा दो, कह दो भाई अभी से बनाना शुरू करोगे तो 25 तक बनेगा। मुझे लगता है फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन जहां से, जिस बड़े मंच से उनको संदेश देना था, वो प्रयागराज की भूमि थी, कुंभ का अवसर था, और वहां से भैया जी बोल रहे थे, तो वो संदेश जहां वो देना चाहते थे उन्होंने दिया। बिल्कुल। और अभी 31 जनवरी और 1 फरवरी तो बाकी है, उसमें भी भागवत जी रहेंगे। भागवत, क्योंकि मेरी कई संतों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो भागवत जी को जानते हैं। भागवत जी ने हमसे कहा था कि भाजपा के लिए आप गांव-गांव में निकलो और सरकार आएगी तो राम मंदिर बनेगा। तो उन्होंने कहा हमने इसलिए भागवत जी को बुलाया, हम भागवत जी से पूछेंगे कि मंदिर क्यों नहीं बना। बिल्कुल। तो आज रात 8 बजे महाबहस में आप इस मुद्दे के हर पहलू को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। राम मंदिर को लेकर अब जो गर्माहट देखने को मिल रही है, महसूस हो रही है, वो उसके मायने क्या हैं और रास्ता कहां तक जाता है। महाबहस में आप पूरी बहस देख सकते हैं, जहां पर एक तेंदुए की वजह से हड़कंप मच गया है। यहां पर तेंदुए ने 7 लोगों को घायल किया है, और तेंदुआ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच से, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी के घर के पीछे, आवास के पीछे जो खेत, वहीं पर तेंदुआ छिपा हुआ था। ये तस्वीर नानापरा रेंज के बाबागंज की है। जैसे ही लोगों ने तेंदुए को देखा, शोर मचाना शुरू किया। तेंदुआ भागता हुआ जब निकला तो 6 लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि वन विभाग की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस तेंदुए को पिंजरा लगाया गया है, लेकिन ये तेंदुआ फिलहाल किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है। वन विभाग की टीम को भी छकाता दिख रहा है तेंदुआ। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके में किस कदर तेंदुआ घुस आया। ग्रामीणों में दहशत की स्थिति है। इसे पकड़ने की कोशिश अब तक की नाकाम रही है। वन विकास
ग्राम विकास अधिकारी के घर के पीछे ही छिपा हुआ था तेंदुआ। जैसे ही खबर मिली गांव वाले इकट्ठा हो गए। दहशत की स्थिति है और इसी बीच 7 लोग जख्मी हो गए इसे पकड़ने की कोशिश के दौरान। तो तेंदुए का आतंक अगर बहराइच में है तो उधर प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में भी एक तेंदुआ घुस आया, 3 लोगों को इसने जख्मी कर दिया और इसे पकड़ने की भी तमाम कोशिशें हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल भी खड़े कर रही है ये तस्वीर कि जिस कुंभ को लेकर इतनी बड़ी तैयारी हुई है, उस कुंभ क्षेत्र में एक तेंदुआ आखिर कैसे प्रवेश कर जाता है। 3 लोगों को घायल भी कर दिया है इस तेंदुए ने। यहाँ पर हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। कुंभ क्षेत्र में बड़ी मुस्तैदी, लेकिन मेले से कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ लोगों को खुला घूमता हुआ दिखा और इसने 3 लोगों को घायल भी कर दिया। ये तस्वीर बहराइच की तस्वीर हमने दिखाई और अब ये प्रयागराज की तस्वीर, कुंभ की तस्वीर। मेले से बस कुछ ही दूरी पर घंटों छकाता रहा तेंदुआ और किसी की पकड़ में नहीं आया। बताइए, कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं कुंभ क्षेत्र में और एक तेंदुए की वजह से यहां दहशत की स्थिति बन गई है। और अब 10 ईयर चैलेंज की बात कर लेते हैं। कई बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस चैलेंज का हिस्सा बन चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन अब 10 ईयर चैलेंज सोशल मीडिया पर, इस चैलेंज में बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गई है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। चढ़ रहा है हैशटैग चैलेंज का नशा। ये सोशल मीडिया का हैशटैग चैलेंज है। ये इंडियन पॉलिटिक्स का हैशटैग चैलेंज है। सोशल मीडिया में इन दिनों जिसे देखो वही हैशटैग 10 इयर्स चैलेंज में व्यस्त है। आम लोग हों या हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर या फिर अलग अलग खेलों के प्लेयर्स, सब के सब लगे पड़े हैं हैशटैग 10 इयर्स चैलेंज को पूरा करने में। कोई अपनी ही नई पुरानी तस्वीरें लगा रहा है तो कोई नई पुरानी तस्वीरों के जरिए किसी को मुंह चिढ़ा रहा है। सोशल मीडिया में चल रहे इसी हैशटैग चैलेंज के स्यापा में अब सियासी लोग भी कूद पड़े हैं। पहल कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर की तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। पहले बात कांग्रेस के चैलेंज की करें तो कांग्रेस ने एक के बाद एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्राइम और डीजल पेट्रोल के प्राइस पर 10 साल का चैलेंज दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। हैशटैग 5 ईयर चैलेंज के जरिए इलेक्ट्रिसिटी, टेरर अटैक, गैस कनेक्शन, होम लोन्स, स्कैम और हेल्थ केयर जैसे मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये जताने की कोशिश की कि उसने कांग्रेस की सरकार से ज्यादा बेहतर काम किया है। यूपीए के काम बनाम एनडीए के काम की इस जंग में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राम मंदिर और बीजेपी हेडक्वार्टर पर भी तंज कसा है। थरूर के इस तंज पर सीधे सीधे पलटवार की तस्वीरें तो हमें बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर नहीं मिली, लेकिन इतना जरूर